नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन कहानियों की श्रृंखला में प्रतिष्ठित एवं जानी मानी लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी मैं कहाँ आ गई। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैं एक छोटे से शहर सूरजपुर में रहती थी। मेरे बचपन से लेकर विवाह होने तक उस छोटे से शहर के आसपास चारों ओर गांव बसे थे। गांव के साथ खेत बाग बगीचे से समृद्ध था छोटा शहर सूरजपुर। मेरा सौभाग्य था कि मैं सूरजपुर में पैदा हुई, वहीं के स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की, वहीं पर बड़ी हुई, वहीं से विवाह कर इस बड़े शहर में आई। बचपन से मुझे बड़े शहर में आने की अत्यंत उत्सुकता रहती थी। विवाह होने से पूर्व तक मैं बड़े शहर तो क्या, सूरजपुर से बाहर भी कभी नहीं गई थी। अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी मैं थी, अतः ऐसा भी नहीं था कि मुझसे बड़ी कोई मेरी दीदी हो और उसके ससुराल में मैं घूमने गई हूँ। बड़े शहर में अपने विवाह की बात सुनकर मैं मन ही मन खुश थी। अपनी ये खुशी मैंने मन में छुपा कर रखी थी। घर में मेरे भाई बहन पूछते कि दीदी तुम्हें ये विवाह पसंद है, मैं बिना कुछ बोले दूसरे कमरे में चली जाती। वो देखो दीदी शर्मा गई, मेरे भाई बहन कह पड़ते। सत्य ये था कि मैं उस समय शर्माती नहीं थी, बल्कि अपनी प्रसन्नता को छुपाती हुई वहाँ से हट जाती। बातों बातों में मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि लड़का शहर में नौकरी करता है, उसकी आय ठीक ठाक है। इसके आगे मुझे कुछ सोचना नहीं था। मेरे सपने भी यहीं तक थे। मेरे विवाह में कुछ माह शेष थे। ये कुछ माह कुछ पलों की भांति व्यतीत हो गए। मैं ब्याह कर ससुराल के लिए निकल रही थी। विदाई के समय अपना छोटा शहर, अपना घर, जहाँ बचपन से लेकर युवावस्था तक व्यतीत हुआ, सबसे बढ़कर घर के दालान में लगा नीम का वो वृक्ष, जिसके नीचे बैठकर मैं अखबार और साहित्य की पुस्तकें पढ़ा करती थी तथा वृक्ष पर बैठे रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव सुना करती थी। वो सब कुछ छोड़कर जाते समय मैं सचमुच बहुत रोई, दिल से रोई। अपना छोटा सा शहर छोड़ने में मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही थी। विदाई के समय मम्मी के साथ चलते हुए लॉन में पहुंचकर मैं चारों ओर देख रही थी। मेरे छोटे शहर में, मेरे घर के आसपास ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन सबको मैं पहली बार देख रही हूँ। पास पड़ोस में रहने वाले बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाएं मेरी विदाई के समय मुझे विदा करने मेरे घर के दरवाजे पर एकत्र खड़े थे। महिलाएं बारी बारी मेरे गले लग रही थीं, भेंट अखबार कर रही थीं और अपने भीगे नेत्र आंचल के कोनों से पोंछ ले रही थीं। उन सबको देखकर मैं फपक फपक कर रो रही थी। पूरा मोहल्ला ही तो मेरा अपना था, अतः उनके साथ मेरा जुड़ाव, लगाव व रोना सब कुछ स्वाभाविक था। घर से विदा होकर मेरी गाड़ी ससुराल की ओर चल पड़ी। आज मुझे पीछे छूटता अपना छोटा शहर बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं सब कुछ पहली बार देख रही थी। मैं बार बार रोने लग रही थी, हाथ में पकड़े हुए रुमाल से अपने अश्रु पोंछ ले रही थी। तुम अपने शहर से बाहर जाते हुए बहुत रो रही हो, अब दोबारा रोओगी तो गाड़ी तुम्हारे घर की ओर मोड़ देंगे। मेरे बगल में बैठे मेरे पति ने यह बात इस लहजे में कही कि मैं अनायास हंस पड़ी। फिर भी मैं रोती रही। मेरे पति बार बार उंगली से न रोने का संकेत कर रहे थे। 4 घंटे के सफ़र के पश्चात मेरी गाड़ी एक बड़े शहर के अंदर प्रवेश कर गई। शहर में क्या था, शहर कैसा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं अभी तक अपने मायके व अपने उस छोटे से शहर की स्मृतियों से बाहर नहीं निकल पाई थी। शहर में घूमते हुए कुछ देर पश्चात गाड़ी ससुराल के द्वार पर पहुंच गई थी। ससुराल में मेरा स्वागत नई बहू के समान हुआ। सब कुछ अच्छा था। घर में सास ससुर, एक छोटी ननद रहते थे। मेरे पति के बड़े भाई दूसरे शहर में नौकरी करते थे, अतः परिवार के साथ वहीं रहते थे। उनके 2 बच्चे थे जो उनके साथ रहते थे। शहर के मुख्य मोहल्ले में मेरे पति का 2 मंजिला मकान था, जो कि बड़ा नहीं था किंतु छोटा भी नहीं था। एक मध्य वर्गीय परिवार के स्तर का घर था। नीचे के हिस्से में ड्राइंग रूम को मिलाकर 3 कमरे तथा एक रसोई थी। ऊपर के हिस्से में 2 कमरे, एक बालकनी, एक छोटा रसोईनुमा कमरा था जो प्रयोग नहीं होता था। उसमें घर की बेकार वस्तुएं रखी जाती थीं। बाथरूम और टॉयलेट ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों में थे। कुल मिलाकर मेरे ससुराल का घर अच्छा था।
घर में सबका स्वभाव बहुत अच्छा था। मेरे पति तो बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। बड़ी से बड़ी बात और घर की किसी समस्या में पहले हंसी का पॉइंट ढूंढते, फिर उस समस्या का समाधान भी ढूंढते। मैं अपने पति के व्यवहार से संतुष्ट थी। कुछ दिन ससुराल में खूब मन लगा। मेरे पति के बड़े भाई जो दूसरे शहर में रहते थे, उनके बेटे का जन्मदिन था। मेरी सासू माँ और ससुर जी को उन्होंने बुलाया। सासू माँ ने बताया कि वहाँ गुड्डू मेरे जेठ जी का घर का नाम है, का घर छोटा है। यही कारण है कि वो बच्चों के जन्मदिन इत्यादि में सबको नहीं बुलाता। इस बार मैं और गुड़िया जा रहे हैं। गुड़िया के पापा यहीं रहेंगे। गुड़िया मेरी छोटी ननद का नाम है। सासू माँ ने अपनी बात पूरी करते हुए मुझसे कहा। ये सब कुछ मैं ससुराल में पहली बार देख सुन रही थी, सब कुछ समझने का प्रयत्न कर रही थी। दूसरे दिन सासू माँ और मेरी ननद 3 बजे दिन वाली ट्रेन से चले गए। मैंने पतिदेव से पूछा कि मम्मी और गुड़िया कब तक आएंगे। कम से कम सप्ताह भर तो वो वहाँ रहेंगी ही। भैया ने रोक लिया तो हो सकता है 1-2 दिन और रुक जाएं। मेरे पति ने बहुत आराम से कहा। पति की बात सुनकर मेरी चिंता बढ़ गई। घर के काम मम्मी, गुड़िया और मैं तीनों मिलकर करते थे। मम्मी पापा चले जाते तो उतनी परेशानी ना होती। मैं और गुड़िया मिलकर घर का सारा काम संभाल लेते। इनके कार्यालय चले जाने के पश्चात मैं गुड़िया के साथ रहती। दिन भर गुड़िया से इधर उधर की बातें और गपशप करती, सारा दिन कट जाता। गुड़िया मेरे साथ घर के कार्यों में भी सहयोग करती। भाभी भाभी करती हुई दिन भर मेरे आगे पीछे डोलती रहती। गुड़िया मेरी सहेली जैसी हो गई थी। मम्मी जी न जाने क्यों से लेकर चली गईं। पापा जी के साथ चली जाती तो कितना अच्छा रहता। अब तो अकेले मुझे 8-10 दिन काटने ही थे। सारा दिन काम में लगी रहती, तब भी आराम न मिलता। काम वाली आती और झाड़ू पोछा और बर्तन धो कर के चली जाती। घर में इतने ही काम तो नहीं होते। चाय बनाना, नाश्ता बनाना, भोजन बनाना, इन सबको डाइनिंग टेबल पर लगाना, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना, धुल जाने पर सूखने के लिए फैलाना आदि अनेक काम करते दिन का पता ही नहीं चलता। काम करते करते शाम हो जाती। अब मुझे मायके की बहुत याद आने लगी थी। विवाह के पश्चात मात्र एक बार पग फेरे के लिए मायके गई थी। मात्र 2 दिन वहाँ रही थी। पति के साथ गई और उन्हीं के साथ वापस आ गई। विवाह के 4 महीने ही पूरे होने वाले थे कि अब घर में मैं अकेली थी। मेरे पति दिन भर कार्यालय रहते और ससुर ड्राइंग रूम में समय व्यतीत करते। वो भोजन, चाय, पानी सब कुछ ड्राइंग रूम में ही मांगते। सारा दिन दौड़ते भागते व्यतीत होता। घर में 1-2 सदस्य कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं तो घर के काम कम नहीं हो जाते। ये बात मैं समझ गई थी। इसी बीच एक दिन सहसा मम्मी का फ़ोन आया। तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे छोटे भाई को भेजने वाली हूँ। इसके लिए दामाद जी को फ़ोन करने वाली हूँ। सोचा दामाद जी से कहने से पूर्व तुमसे बात कर लूँ। मम्मी की बात सुनकर मुझे रोना आ गया। मम्मी, मैं कैसे आ सकती हूँ? कहकर मैंने मम्मी को ससुराल की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। ये सब बातें करते करते मेरी आवाज़ रुआंसी हो गई। अरे रे रे, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कुछ दिनों की बात है, सब आ जाएंगे तब फ़ोन करके बता देना। तुम्हें कुछ दिनों के लिए बुलवा लेंगे। अच्छे बुरे सभी वक्त कट जाते हैं, सबके आते ही फिर से सब ठीक हो जाएगा, मम्मी ने समझाते हुए कहा। पहली बार मैं घर में अकेली थी, मन नहीं लग रहा था। माँ के घर में भाई बहनों के साथ हंसना, बोलना, घूमना फिरना सब कुछ मेरी स्मृतियों में बना रहता। मुझे न ढंग के कपड़े पहनने का मन होता, न बालों को संवारने का। शाम को मेरे पति घर आए। मैं रसोई में भोजन तैयार कर रही थी। मुझे काम करते देख वे मेरे चेहरे की ओर देखने लगे। चाय बनाऊं? अपनी ओर पति को देखते पाकर मैंने उनसे पूछा। नहीं, रहने दो, आज पीने का मन नहीं है। काम हो गया है तो आओ थोड़ा आराम कर लो, कहकर मेरे पति कमरे में चले गए। रसोई का काम लगभग समाप्त था। मैंने अपना हाथ साफ किया, आंचल से पसीना पोंछा और अपने कमरे में चली गई। मेरे पति चुपचाप बैठे थे। मैं भी उनके समीप बैठ गई। आज बाल वगैरह नहीं संवारे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? उन्होंने पूछा। स्वास्थ्य ठीक है, कहकर मैं चुप हो गई। थोड़ी देर के लिए कहीं घूमने चलें? मेरे पति ने कहा। इस समय? अभी पापा जी के भोजन का समय हो जाएगा, मैंने कहा। भोजन आने के बाद दे देना। एक दिन कुछ देर हो जाएगी तो पापा कुछ नहीं कहेंगे,
पति ने कहा। मैं थक गई हूँ, फिर किसी दिन चलते हैं। पहले से बता दीजिएगा तो काम समाप्त करके तैयार रहूँगी, मैंने पति से कहा। मुझे याद आया कि लगभग 4 माह हो गए हैं मेरा विवाह हुए, अब तक एक बार बाहर निकली हूँ। उस दिन मेरे पति एक मॉल में लेकर गए थे। उस दिन 1 कप कॉफ़ी पीकर आई थी, किसी चीज़ की शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि विवाह में मिली बहुत सारी चीज़ें नई नई रखी थीं, अतः आवश्यकता नहीं थी। उस दिन मुझे कुछ नहीं पता चला कि मैं घर से कैसे व किधर से मॉल में पहुंची और किन रास्तों से होकर थोड़ी देर में घर आ गई। शहर बड़ा था या छोटा, मैं कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकी। 4 माह पश्चात आज पुनः दूसरी बार ऐसे अवसर पर जाने के लिए कहना, जबकि घर की देखभाल करने वाली मैं अकेली हूँ। लगभग 10 दिनों पश्चात सासू माँ और गुड़िया आ गए। घर में जैसे रौनक आ गई। बहू तेरे लिए साड़ी लाए हैं, पसंद आए तो ले लेना, सासू माँ ने कहा। मेरे पास साड़ियाँ बहुत हैं माँ जी, जब आवश्यकता होगी आपसे ले लूँगी। मैंने मन ही मन सोचा कि आना जाना कहीं होता नहीं, कपड़ों का ढेर लगा कर क्या करूँगी। हाँ बहू, एक बात कहनी थी। तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, तुम्हें देखने का उनका बहुत मन है, तुम्हें मायके बुलाया है। अब हम आ गए हैं, तुम जब चाहो मिलने जा सकती हो, मेरी सासू माँ ने कहा। ठीक है माँ जी, मैं कल चली जाऊँ, मैंने शीघ्रता से पूछा। कारण ये था कि मैं स्वयं को बहुत अधिक थका हुआ महसूस कर रही थी। मन में नीरसता घर कर गई थी। इस समय में मैं थोड़ा बदलाव व खुले वातावरण में जाना चाह रही थी। ठीक है बहू, पैकिंग कर लो। कल सुबह ही गीतेश अर्थात मेरे पति तुम्हें छोड़ने चला जाएगा, मेरी सासू माँ ने कहा। मुझे आज रसोई के कार्यों से कुछ समय मिल गया। उतनी देर में मैंने सामान पैक कर लिया। सबने भोजन कर लिया और सोने चले गए। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। माँ के घर जाने की प्रसन्नता में जैसे सवेरा शीघ्र नहीं हो रहा था। न जाने कब रात्रि में नींद आई। सवेरे गीतेश के उठाने के स्वर से मेरी नींद खुली। उठो, 10:30 बजे की ट्रेन है, तुम्हें मम्मी के घर जाना है कि नहीं, मेरे पति ने उठाते हुए कहा। ओह, 6 बज गए। रात में देर से नींद आई, अब कैसे शीघ्रता से तैयारी करूं। आप थोड़ा और पहले उठा सकते थे। मेरी बात सुनकर गीतेश हंस पड़े। मम्मी जी, मैं क्या कर दूं, आटा गूंद दूं। वॉशरूम से लौटकर मैं सीधे रसोई में गई। नहीं, मैं या गुड़िया कर लेंगे, सासू माँ ने कहा। सासू माँ के मना करने के बावजूद मैंने घर के लोगों के हिसाब से आटा गूंथा और रोटियां सेकने लगी। कुछ रोटियां ही सेकी थीं कि सासू माँ ने मना कर दिया। बस करो बहू, दोपहर के भोजन करते समय गर्म रोटियां सिक जाएंगी, कहते हुए सासू माँ के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। और कोई काम है मम्मी जी, गूथा आटा रखकर मैंने सासू जी से पूछा। नहीं नहीं, अब तुम जाओ, तैयार होना है, ट्रेन का समय हो जाएगा, सासू माँ ने कहा। प्रसन्न मन से मैं रसोई से निकलकर अपने कमरे में आ गई और शीघ्रता से तैयार होने लगी। 9 बजने वाले हैं, तैयारी हो गई कि नहीं, मम्मी जी की आवाज़ रसोई से आई। मैं तैयार हूँ माँ जी, ये भी आ रहे हैं। मैं झट से एक छोटा बैग और पर्स लेकर बाहर आ गई। कुछ ही सेकंड में एक छोटा सूटकेस लेकर ये भी बाहर आ गए। चलो, कैब बुक कर दिया है, बाहर निकलो, कैब आती ही होगी। ट्रेन आने से कुछ समय पहले पहुंचना भी है, गीतेश ने कहा। मैं मम्मी पापा के पैर छूकर बाहर गेट पर निकल आई। गुड़िया भी मेरे गले लगी। जल्दी आना भाभी, चलते चलते गुड़िया ने कहा। मैंने मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाया और कैब में बैठ गई। ट्रेन में बैठकर मम्मी को अपने आने की सूचना दे दी। माँ के घर पहुंचकर मैं चारों ओर भौचक होकर देखने लगी। सब कुछ कितना बदल गया था मात्र 6-7 महीनों में। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठे थे हम लोग। चाय और मेरी पसंद का नाश्ता बनवाया था मम्मी ने। मैंने और गीतेश ने बढ़िया से नाश्ता किया। मैं अपने कमरे में जाने के लिए उठी, जो विवाह के पूर्व मेरा हुआ करता था। मेरा छोटा भाई मेरा सामान लेकर मेरे साथ चला। अरे बेटा, इस कमरे में सामान लगा दो, उसमें तो छोटी ने अपना पूरा सामान भर रखा है, उसमें कहीं स्थान नहीं है, कहते हुए माँ ने गेस्ट रूम में मेरा सामान रखवा दिया। मेरी बड़ी इच्छा थी अपना कमरा देखने की, जिसमें कभी हम और छोटी एक साथ रहते थे। मैंने कमरे के दरवाजे से ही झाँक कर अपना कमरा देखा। सचमुच छोटी ने अपने सामानों से पूरा कमरा भर रखा था। एक और पढ़ने की मेज़, एक और कपड़ों की अलमारी। मेरे जाने के बाद एक नया बुक शेल्फ भी ले रखा था उसने, वो भी एक दीवार से लगा कर रखा था। कमरे के एक साइड में बेड था, उसका भी स्थान बदल दिया था।
कमरे में उसके कपड़े बिखरे थे। सजावटी चीज़ों का भी शौक अब हो गया था उसे, अतः अनेक सजावटी चीज़ें भी कमरे में रखी थीं। छोटी का कमरा देखकर मैं गेस्ट रूम की ओर बढ़ रही थी तथा मन ही मन सोच रही थी कि माँ ने ठीक ही किया ये बाहरी गेस्ट रूम वाला कमरा रहने के लिए देकर। अब मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरे साथ गीतेश भी तो हैं। माँ के घर में एक सप्ताह रही। मुझे छोड़कर गीतेश चला गया था। इन एक सप्ताह में मैंने अपनी बहन के साथ उन जगहों को देखने जाती रही जहाँ विवाह पूर्व घूमने फिरने जाती रहती थी। यहाँ तक कि कॉलेज भी गई। कॉलेज के गेट तक ही नहीं बल्कि अंदर गई। अपना क्लासरूम देखा, सब कुछ वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। मात्र 6-7 माह में क्या बदल जाएगा, बस मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियां नहीं दिख रहे हैं। मैंने छोटी से कहा, दीदी आप इस कॉलेज की उस वर्ष की अंतिम बैच की स्टूडेंट थीं। वो सारे स्टूडेंट पास आउट हो गए हैं, वो सब बाहर सड़कों पर मिलेंगे। कॉलेज के अंदर सभी नए स्टूडेंट हैं। छोटी ने ऐसे कहा कि मुझे हंसी आ गई। आज मुझे अपने गांव का वो आम का बाग देखना है जिसमें हम अमियाँ चुराया करते थे। अगले दिन मैंने छोटी से कहा, हाँ हाँ दीदी चलो उधर ही चलते हैं, मुझे भी उधर गए बहुत दिन हो गए हैं। जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब आपके साथ गई थी। और हाँ, स्मरण है आपको, जब हमें अमियाँ चुराने का अवसर नहीं मिलता था तब हम सीधे साधे बनकर माली काका से अमियाँ मांग लेते थे। छोटी विगत स्मृतियों को सजीव कर रही थी। ये क्यों भूल जा रही है कि जब हम फ्रॉक की घेर में अमियाँ भर कर ले आते थे तो मम्मी कितना डांटती थी। कहती थी कि तुम लोगों ने फिर से अमियाँ के बाग से माली से बिना पूछे अमियाँ उठाया। और मम्मी पूरी अमियाँ काम वाली काकी को दे देती थी। मैंने कहा, काकी ले लेती थी किंतु कहती थी कि उनके द्वार पर भी एक आम का पेड़ है जो इस समय अमियों से भरा है। वो बताती थी कि वो आम आम्रपाली किस्म का है जो पकने पर खूब मीठा होता है। जब पक जाएगा तो वे लाकर हमारे घर भी देंगी, छोटी ने कहा। इन्हीं सब खट्टी मीठी यादों के साथ हम बाग बगीचा टहलते रहे। बुढ़िया माई का मंदिर, डॉक्टर चाचा का अंगूरों का बाग, पुराने धनाढ्यों के खंडहर पड़ी हवेलियाँ, अपने शहर का छोटा सा बाजार, पूर्व राजा का महल जिसका मुख्य भाग तालाबंद रहता है। आधा भव्य हिस्सा हम जैसे लोगों को देखकर आश्चर्यचकित होने के लिए खुला रहता है। उसी महल में एक खूबसूरत पक्का तालाब और वहीं पर एक भव्य मंदिर भी है। ये सभी स्थान हमारे घर के आसपास ही हैं, अतः हम लोग बचपन में अपने मित्रों के साथ इन्हीं स्थानों पर घूमते खेलते आते थे। सभी स्थानों की माँ के घर आंगन की सभी स्मृतियाँ सहेजने का प्रयास कर रही थी। एक सप्ताह में मैं अपना मायका भरपूर जी लेना चाहती थी। मुझे प्रतीत होता था कि जीवन के आगे का मार्ग कदाचित इन्हीं स्मृतियों के साथ सुगमता से तय होगा। अपने ससुराल का बड़ा शहर देखना शेष था। थोड़ी सी झलक जो मैंने देखी थी उसमें कुछ भी दिखा नहीं था। एक सप्ताह पश्चात गीतेश को आना था। एक सप्ताह का अंतिम दिन अगला दिन ही था जब अवकाश था और गीतेश को आना था। कितनी शीघ्र एक सप्ताह व्यतीत हो गया। मैं मायके में ठीक से कुछ भी नहीं देख पाई और विदा होने का समय आ गया। मैं गीतेश के साथ ससुराल आ गई। ससुराल में सब कुछ पूरी दिनचर्या पूर्व की भांति चल पड़ी। गीतेश का कार्यालय आना जाना, मेरे बड़े बेटे का इस दुनिया में आना और इसी बीच मेरी सहेली जैसी ननद का विवाह हो जाना, सब कुछ 5 वर्षों में हो गया। बड़े शहर में रहते हुए 5 वर्ष हो गए। बेटा छोटा था, मेरा काम बढ़ गया था, ना कहीं आना ना कहीं जाना। यदा कदा बच्चे का सामान लेने पास के बाजार में पति के साथ चली जाती। इसके अतिरिक्त बड़े शहर में मैं कुछ अधिक नहीं देख पाई थी। यहाँ तक कि मैं घर से कुछ दूर के ही मार्ग से अनजान थी। मुझे अकेले किसी काम से कहीं जाना पड़े तो मैं कदाचित नहीं जा सकती थी। समय कुछ और आगे बढ़ा कि छोटी बेटी मेरे जीवन में आ गई और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। अब मेरा समय घर गृहस्थी के कार्यों के साथ दोनों बच्चों के बीच बट गया। मेरी ननद जो कि घर के कार्यों में मेरी सहायता करती थी वो भी विवाह कर ससुराल चली गई थी। मेरी सासू माँ घर के कार्यों में मेरी सहायता करना चाहती थी किंतु उनकी बढ़ती उम्र इसकी इजाज़त नहीं देता। बहुत कर पाती तो बच्चों को अपने पास बैठा लेती, उसी समय में घर के अधिकांश काम निपटा देती। सासू माँ का इतना सहारा मेरी घर गृहस्थी के लिए बहुत था। समय आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे भी बढ़ रहे थे, उनकी स्कूलिंग प्रारंभ हो गई। समय आगे बढ़ता जा रहा था,
ऋतुएं आती रहीं जाती रहीं। घर के उत्तरदायित्वों को वहन करने की आपाधापी में मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। बच्चे कॉलेज जाने लगे। भाई के विवाह में मुझे माँ के घर जाना पड़ा। माँ के घर के खुले हरियाली से भरे पूरे वातावरण में मुझे तो अच्छा लगा ही, क्योंकि मेरा बचपन और युवावस्था वहीं व्यतीत हुआ था। मेरे बच्चों को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे घर पास पड़ोस के लोगों का आना जाना लगा रहता था। मेल जोल भी था, जिसका बड़े शहर में अभाव था। ऐसा वातावरण देख बच्चे बहुत खुश थे। माँ के घर के प्रांगण में लगा नीम का वृक्ष, वृक्ष पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ देखकर बच्चे अचंभित थे। मम्मी, हमारे घर में इतना बड़ा वृक्ष नहीं है। वो देखो कितना सुंदर पक्षी उस डाल पर बैठा है। मेरे बेटे ने डाल पर बैठे एक पक्षी को दिखाते हुए कहा। और भैया वो देखो, कितने सुंदर पंखों वाला पक्षी छत की मुंडेर पर बैठा है। उसके सिर पर सुंदर कलगी भी है। बेटी ने भाई को घर की मुंडेर की ओर दिखाते हुए कहा। और कितना सुंदर है नानी के घर का लॉन। दोनों बच्चे एक साथ बोल उठे। बच्चों की बातें सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मैं तो बचपन से ही ऐसे खुले हरियाली से भरपूर वातावरण में पली थी। 4 दिनों के अवकाश में बच्चे खूब घूमे। मेरा कॉलेज, छोटे शहर का व्यवस्थित बाजार, सब्जी मंडी में किसानों को ताज़ी हरी सब्जियां बेचते देख बच्चे इतना खुश हो रहे थे कि जैसे सब कुछ पहली बार देख रहे हों। कहाँ वे द्वार द्वार फेरी लगाते सब्जी वालों को देखने तक सीमित थे। मम्मी, आपका शहर कितना सुंदर है, जी चाहता है यहीं रहने लगें, मेरे बेटे ने कहा। नहीं बेटा, पापा जहाँ रहते हैं उनके बच्चों का घर भी वहीं होता है, अतः हमें पापा के बड़े शहर वाले घर में चलना होगा, मैंने बच्चों को समझाते हुए कहा। मम्मी, आप मुझे पहले क्यों नहीं नानी के घर लेकर आती थीं? बेटी ने पूछा। मैं पहले भी नानी के घर तुम्हें लेकर आती थी, तुम छोटी थी इसलिए तुम्हें याद नहीं है बेटा, मैंने बेटी को समझाते हुए कहा। कल पापा आएंगे, हमें अपने घर चलना है। तुम दोनों और थोड़ा थोड़ा अपना सामान समेट लो, शेष सामान कल रख लिया जाएगा, मैंने बच्चों से कहा। 1 सप्ताह बच्चे नानी के घर रहे। ये 1 सप्ताह ऐसे उड़ गए जैसे कुछ पल। अब तो एक ही दिन बचा था। ये कितनी शीघ्र व्यतीत हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन दोपहर में गीतेश आ गए। पापा को देखते ही बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आनी चाहिए वो नहीं आई। मैं समझ गई कि बच्चे नानी के छोटे से शहर के घर से अपने पापा के बड़े शहर वाले घर जाना नहीं चाहते। पापा, हमें कब चलना है? बेटी ने पूछा। आज नहीं चलना है, कल चलेंगे आराम से, पापा ने कहा। जाने वाला कल शीघ्र आ गया। माँ के गले लगकर मैं हमेशा की भांति रोई। मेरा रोना स्वाभाविक हो गया है, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। इस बार मेरी बच्ची के नेत्रों में अश्रु थे। मम्मी, क्या हम नानी के घर कुछ दिन और नहीं रह सकते थे? हम ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ती जा रही थी, मेरे जीवन की भांति। मेरी बेटी के प्रश्न का कोई उत्तर मेरे पास नहीं था। मैं उसे गले लगाकर उसके सर पर उसी प्रकार अपना हाथ रख दिया जैसे मेरी माँ ने मुझे विदा करते समय मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया था। एक माँ अपने बच्चों के ऐसे प्रश्नों के उत्तर में और क्या कर सकती है? यही मेरे लिए संभव था और मैंने यही किया। ट्रेन बड़े शहर की ओर चलती जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी मैं कहाँ आ गई। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।